हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक्ड इट। आई एम तनु शुक्ला और ये रहा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप लोग देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं आप हमारे, और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और उसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्लास 6 की एनसीईआरटी का सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जो कि सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पहला चैप्टर हम लोगों ने किया और उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी किए, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन किए, सीटेट में कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम लोगों ने किए। अब हम लोग सेकंड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मतलब कि पार्ट 2 है एनसीईआरटी का। भूगोल का अक्षांश और देशांतर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे भी 2-3 क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। आज हम लोग इसका पूरा थ्योरी एस्पेक्ट देख लेंगे और अच्छे से देखेंगे। और जिससे थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और हमें बता सकता है कि हाँ उसे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, तो हम दूसरे वीडियो में उसको फिर से बता सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक का नाम तो हमारा क्लियर हुआ कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब है अक्षांश और लॉन्गिट्यूड का मतलब है देशांतर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम ग्लोब कहते हैं, जो कि पृथ्वी का एक काल्पनिक स्ट्रक्चर होता है। इस पर संपूर्ण पृथ्वी को दिखाया जाता है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ इसे भी पोल कहेंगे और यहाँ भी पोल। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है। तो पहले हम अब पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में भी अर्थ के बारे में कुछ पॉइंट जाना था, जो कि सौरमंडल वाले चैप्टर में हम लोगों ने जाना था। और 1-2 पॉइंट अभी भी हम लोग जान लेते हैं। इससे क्वेश्चन सीधे फ्रेम हुए हैं सीटेट के एग्जाम में। तो पहला पॉइंट है कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमें ये भी पता है कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, वो जियोड के आकार का है, वो भू आप के आकार का है। क्यों है? क्योंकि वो अपने ध्रुवों पर चपटी है। एक ध्रुव यहाँ हो गया, साउथ पोल हो गया मतलब दक्षिणी ध्रुव, और ये उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल हो गया ऊपर वाला। तो ये जो पोल है यहाँ पे थोड़ी सी पृथ्वी जो है वो चपटी है, इसलिए ये जियोड के आकार का होता है। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, पृथ्वी मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, एक ये भी प्रॉपर्टी होती है। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 स्टेटमेंट दे दिया गया है और उसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सी एक पृथ्वी या फिर अर्थ की विशेषता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और हमें पता भी है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। जैसे कि अगर हम इस ग्लोब को घुमाने की कोशिश करें तो ये ऐसे ही घूमेगी पश्चिम से। ये पश्चिम मतलब कि ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अगर इसको हम घुमाएंगे तो इधर वेस्ट से ही ईस्ट में ये आएगा, घूमेगा। तो ये जो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग का जो अगला स्लाइड है हम लोग उसमें देखते हैं कि लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो जो ये लैटिट्यूड होता है वो अक्षांश होती है, जो ये सीधे सीधे पैरेलल लाइन है, हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज लाइन भी इसे बोलते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, जो इस तरीके से लाइन जिसमें बनी हुई है, इस जो ग्लोब में बनी हुई है। और ये लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर, लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर है। और ये जो लंबी लंबी लाइनें बनी हैं ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल, इस लाइन को हम कहते हैं। इस तरीके से जो लाइंस बनी हुई है वो लॉन्गिट्यूड होती है। पहले तो बेसिक अंतर हमें यही पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। तो अक्षांश रेखा जो होती है वो समानांतर होती है एक दूसरे के, और ये एक क्षैतिज लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और जो लॉन्गिट्यूड होती है, जो देशांतर होता है, वो इस तरीके से खड़ी लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइन भी इन्हें हम कहते हैं। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हुई। और दूसरी बात तो हम ये देखेंगे कि ये जो ये बीचों बीच की लाइन है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर, मतलब कि विषुवत रेखा। इसे भी मैंने हिंदी में आगे भी लिखा है, ये कोई नहीं सोचेगा कि मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, मैंने आगे सारा कुछ लिखा है। मैंने बस इसको बताने के लिए इस स्लाइड को ऐड किया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो बीच की लाइन है उसे हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। और जो कि ग्लोब को, मतलब कि जो काल्पनिक पृथ्वी है, मतलब ये जो ग्लोब है, जो इक्वेटर लाइन है वो भी काल्पनिक रेखा है। जितनी भी ग्लोब पर लाइंस बनाई गई हैं वो भी काल्पनिक रेखा ही है, क्योंकि ग्लोब भी काल्पनिक ही है। तो जो ये इक्वेटर लाइन है वो पृथ्वी को 2
बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में और साउथ हेमिस्फेयर में। मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को दो भागों में कौन बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में? इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, या फिर हम इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। उसके अलावा अगर सेकंड में हम देखें तो लॉन्गिट्यूड के अगर बारे में देखें तो ये जो लाइन यहाँ पे बीचों बीच से गई है इसे हम प्राइम मेरिडियन या फिर प्रधान याम्योत्तर भी कहते हैं। और ये जो लाइन है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। मतलब पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी को दो बराबर भागों में, ग्लोब को दो बराबर भागों में कौन बांटता है? तो वो है प्राइम मेरिडियन, प्रधान याम्योत्तर बांटता है। तो यहाँ से हमारा सबसे पहले तो चार क्वेश्चन आराम से यहाँ पे क्लियर होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो लैटिट्यूड होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है। और पृथ्वी को नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा बांटती है? तो वो इक्वेटर लाइन, जिसे कि हिंदी में भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी कहते हैं। और उसके अलावा और जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन मतलब प्रधान याम्योत्तर या फिर प्रधान मध्याह्न भी इसे कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध नहीं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। तो यहाँ तक हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नॉर्मल सा एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हुआ इस चैप्टर का। अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि और कौन कौन से लाइंस हो सकती हैं पृथ्वी पर। उसके तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब कि अक्षांश रेखा। तो इसके बारे में हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था कि इक्वेटर लाइन, जिसे कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और विषुवत वृत्त जो है वो शून्य अक्षांश को दर्शाती है, जहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद ये जो एक पॉइंट और भी है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण हम माप कर अपने स्थान का अक्षांश ज्ञात कर सकते हैं। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। और ये जो प्राइम मेरिडियन है मतलब ये बीचों बीच बांटती है दो भागों में। प्राइम मेरिडियन लाइन जो है वो पृथ्वी को मतलब ग्लोब को दो भागों में बांट रही है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। और ये जो बनेगा वो अर्धवृत्त होगा, और उनके बीच की जो दूरी होगी वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि अगर ये जो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है मान लेते हैं बीच में, और यहाँ पर देशांतर लाइन की दूरी सबसे ज़्यादा है, और ऊपर ऊपर जाने पर ये घटती जाती है और नीचे जाने पर भी ये घटती जाती है। और मतलब ये ऊपर जाने पर ध्रुवों के पास पहुँचने पर ये शून्य हो जाती है, जहाँ सभी याम्योत्तर आपस में मिल जाती है। मतलब कि कितना भी जो भी ये लॉन्गिट्यूड लाइन चलेगी वो जाके यही ध्रुव पर मिल जाती है, और नॉर्थ पोल पर भी और साउथ पोल पर भी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके बारे में। और जैसा कि हम ये कह रहे थे, देशांतरी याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। जैसे कि इसकी लंबाई जो होगी सेम टू सेम इसकी लंबाई भी होगी, सभी जितने भी लॉन्गिट्यूड है उसकी लंबाई समान होती है। लेकिन लैटिट्यूड में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सबसे बड़ी होगी, फिर उससे कम होती जाएगी, ध्रुव पर सबसे कम हो जाएगी। तो इसकी जो लैटिट्यूड होती है, जो अक्षांशीय रेखा होती हैं वो समानांतर होती हैं, और लंबाई में ये समान नहीं होती है। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ती जाती हैं इनकी लंबाई कम होती जाती है। लेकिन जो लैटिट्यूड है, जो लॉन्गिट्यूड है, जो देशांतर रेखा है, वो जो होती है उसकी देशांतरी याम्योत्तर की लंबाई हर जगह समान होती है। मतलब सारी जितनी भी रेखाएं इसमें होती हैं, जितनी भी रेखा है वो सभी की सभी समान होती हैं। तो इसमें जो याम्योत्तर, देशांतरी याम्योत्तर में जितनी भी लाइंस होंगी वो समान होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। लेकिन अगर लैटिट्यूड या अक्षांशीय रेखा की बात की जाए तो वो समान लंबाई में नहीं होती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब हम अक्षांश के बारे में एक बात देखते हैं कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं भी कहते हैं। तो हम लोगों ने ये बात ही समझ लिया है कि इन्हें हम अक्षांश रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं कहते हैं। ये बात तो हमारी क्लियर हुई। और हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेटर में सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी हुई, उससे छोटी हुई, ये छोटी होती जा रही है ऊपर बढ़ते बढ़ते। जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर होते जाते हैं, अक्षांशों का जो आकार है वो घटता जाता है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई हमारी। अब हम आगे देखते हैं कि अक्षांशों को हम अंशों में मापते हैं। हम अंश में मापते हैं, ये बात तो सभी को पता ही होगी। अब हम देशांतर के बारे में पॉइंट देखते हैं
कि जो प्रमुख याम्योत्तर होती है, प्राइम मेरिडियन होती है, उसका मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है। और तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व, यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में जाते हैं। इधर हम जाएंगे तो ईस्ट जाएंगे और इधर जाएंगे तो वेस्ट में जाएंगे। ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो 0 डिग्री लाइन से, प्राइम मेरिडियन लाइन से ही हम 0 ईस्ट में जाते हैं, मतलब 180 डिग्री ईस्ट में जा सकते हैं और 180 डिग्री वेस्ट में भी जाते हैं और उसकी गणना करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रमुख याम्योत्तर है, प्राइम मेरिडियन है तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो बराबर भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ये 0 डिग्री है और जो इसके पीछे होगा वो 180 डिग्री होगा और ये दोनों ही मिलकर, ये दोनों ही लाइंस मिलकर पृथ्वी को मतलब कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये ईस्ट हो गया मतलब पूर्वी गोलार्ध और ये वेस्ट हो गया मतलब कि पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। तो इतना तो हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद देशांतर के बीच की दूरी को हम अंशों में मापते हैं और अंश को मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। तो इतना तो हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम अगले स्लाइड पर पहुंच चुके हैं और अब हम देखते हैं कि ये जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है वो क्या है। वो नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे नॉर्थ में है, उत्तरी ध्रुव हम उसे कहेंगे। और उसके बाद साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पे है, इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। और उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो कि उत्तर में है और दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण में होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। और पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा बांटती है, तो वो है इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा या विषुवत लाइन। विषुवत रेखा हम इसे कहेंगे, 0 डिग्री पर ये होती है। हमें इसे बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो इक्वेटर लाइन होती है वो 0 डिग्री पे होती है। उसके बाद जो कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है। ये उत्तर में होती है। कर्क रेखा कहाँ पे होती है, उत्तर में होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है ये। और उसके बाद मकर रेखा जो होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा होती है, 23.5 डिग्री साउथ में होती है। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो इस बात को अच्छे से याद रखें, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आर्कटिक वृत्त है ये, जो कि नॉर्थ में है, उत्तर में है। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में है ये। और यहाँ पे हम दक्षिण में देख सकते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री साउथ में है। तो ये बातें हमें अच्छे से याद रखनी है कि 0 डिग्री पे इक्वेटर लाइन है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, मकर रेखा है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि आर्कटिक वृत्त जो है, आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ में है और अंटार्कटिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री साउथ में है। उसके बाद 90 डिग्री पे पोल आ जाता है, साउथ में और नॉर्थ में दोनों में आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साउथ में 90 डिग्री पर साउथ पोल को दिखाया गया है और 90 डिग्री पर यहाँ पे नॉर्थ पोल को दिखाया गया है। तो हमारा इतना पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ और आप लोगों को मुझे लगता है समझ में भी आ ही गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे जियोग्राफिकल जोन, देखेंगे जियोग्राफिकल जोन ऑफ अर्थ, देखेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध कितने हैं। तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं, मेनली 3 हैं और अगर वैसे कहें तो 6 भी हो सकते हैं, लेकिन मेन 3 है। पहला तो टॉरिड जोन है और दूसरा टेम्परेट जोन है और तीसरा जो है मतलब टॉरिड जोन को हम उष्ण कटिबंध कहेंगे, टेम्परेट जोन को शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे और पोलर जोन को हम क्या कहेंगे, शीत कटिबंध कहेंगे। अगर हम नॉर्थ लगाते हैं इसके सामने तो ये नॉर्थ में चला जाएगा, साउथ लगाएंगे तो साउथ में चला जाएगा। तो इस हिसाब से 6 हो सकते हैं। तो अगर हम देखें जो ये इक्वेटर लाइन है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जो टॉरिड जोन है उसे हम उत्तरी उष्ण कटिबंध कह रहे हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसे हम दक्षिणी उष्ण कटिबंध कह रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि इसके बारे में हम जानते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा, जहाँ पे ये लाइन जो है वो कर्क रेखा है, कर्क रेखा उत्तर में होती है और मकर रेखा कहाँ पे होती है, वो दक्षिण में होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे ये कर्क रेखा है,
नॉर्थ में है यहाँ, और ये जो लाइन है वो मकर रेखा है साउथ में है। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सबसे अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। मतलब कि इसके बीच में जितनी भी लाइंस हैं 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक और 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, जिसमें जितनी भी लाइंस होती हैं उस पर एक बार वर्ष में एक बार सूर्य जो है उसके सबसे अधिक उस लाइन पर सबसे अधिक ऊष्मा देता है, इसलिए ये बहुत गर्म होता है। इसमें मतलब हम नॉर्मली देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सूर्य है तो डायरेक्टली यहाँ पे ऊष्मा पड़ती है। तो जैसे कि जहाँ पे जैसे कि ये सूर्य हो गया तो सूर्य का जो किरणें निकल रही हैं डायरेक्टली यहाँ पे पड़ रही हैं, तो इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर तक ही और 23.5 डिग्री साउथ के अंदर तक ही सबसे ज़्यादा ऊष्मा पृथ्वी पर पड़ती है। तो ये इसीलिए ये उष्ण कटिबंध इसे हम कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और सेकेंड पॉइंट जो है वो है, अगर हम सेकेंड पॉइंट को अब देखें तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शीत भी है और उष्ण भी है, मतलब थोड़ा ठंडा भी है थोड़ा गर्म भी है। तो नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थ में हो गया ये, और साउथ में है तो ये साउथ में हो गया। अगर हम यहाँ पे सूर्य की स्थिति देखें कि अगर यहाँ पे सूर्य है डायरेक्टली तो यहाँ पे पड़ रहा है तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, लेकिन थोड़ा सा ये तिरछा यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा पड़ रहा है तो यहाँ पे मध्यम तापमान पाया जाता है। इस टेम्परेट जोन में शीतोष्ण कटिबंध में मध्यम तापमान पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे नहीं पहुँचती हैं, थोड़ी तिरछी होकर पहुँचती हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है शीत कटिबंध के बारे में अगर हम देखें तो उत्तरी शीत कटिबंध हो गया और दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया। अगर हम सूर्य की स्थिति को फिर से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो सीधे पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ी तिरछा पड़ रहा है, लेकिन यहाँ भी बहुत कम ही पहुँच पा रहा है, सूर्य की किरणें बहुत कम ही पहुँच पा रही है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ठंड हो जाती है और इसीलिए इसे शीत कटिबंध के कैटेगरी में रखा जाता है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम किए जाते हैं। इसमें क्वेश्चंस भी मैं करके दिखाऊंगी। और उसके बाद ये मध्यम तापमान है, शीत और उष्ण दोनों है, तो मतलब कि यहाँ पे मध्यम तापमान ही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ध्रुव की तरफ किरणें तिरछी ही पड़ती हैं। यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ पे तिरछी ही पड़ेंगी, तो सीधी सी बात है ज़्यादा सूर्य की किरणें वहाँ पे पहुँचेंगी नहीं, इसलिए वहाँ पे गर्मी नहीं हो पाएगी। और ये तो हमारी विषुवत रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है और ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये NCERT की बुक में दिया गया है, ये हिंदी में फिगर दिया गया है। मैं जल्दी से देख लेते हैं एक बार कि ये विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है 0 डिग्री की लाइन, 23.5 डिग्री उत्तर में ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण में ये मकर रेखा है और उसके बीच में ये उष्ण कटिबंध है टॉरिड जोन। और उसके बाद ये दक्षिणी शीत कटिबंध है, दक्षिणी शीत कटिबंध मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, जिसे कि अंटार्कटिका वृत्त भी हम कह सकते थे वहाँ पर। और तो यहाँ पे ये शीतोष्ण कटिबंध है और यहाँ पर भी कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच या फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। और यहाँ पे उत्तरी शीत कटिबंध है और यहाँ पे दक्षिणी शीत कटिबंध है। तो मतलब चीज़ें वही हैं, बस ये हिंदी में मैंने डाला है फिगर कि मान लो किसी को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख सकता है। और आगे बढ़ते हैं अब ग्रीनविच मेरिडियन, वही जो लाइन प्राइम मेरिडियन है उसे हम ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रिटिश के राजकीय वेधशाला ग्रीनविच से, मतलब जो ग्रीनविच में ब्रिटिश का राजकीय वेधशाला स्थित है वहीं से होकर जाती है, तो इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन रख दिया गया है। तो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो ये जो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर, मतलब यही प्रमुख याम्योत्तर ग्रीनविच पर ही स्थित है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी पड़ गया है। सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय याम्योत्तर पर, मतलब इस याम्योत्तर पर स्थित ग्रीनविच याम्योत्तर पर स्थित जितने भी जगह पड़ेंगे वहाँ पे दोपहर। तो ग्रीनविच मेरिडियन की बात कर रहे थे,
तो पहली बात तो यही ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच भाई प्राइम मेरिडियन को ही कहा जाता है, लेकिन मतलब इसका नाम इसलिए रख दिया गया कि ग्रीनविच जगह से ये होकर जाती है। ग्रीनविच कहाँ पे है, तो ब्रिटेन में स्थित है, तो वहीं से ये लाइन होकर जाती है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी रख दिया गया है। और देखते हैं कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, और 1 घंटे में अपने अक्ष पर पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, और 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है। तो इसे हमें याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। और अगला पॉइंट है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये तो हमें पता है, इसलिए वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, जैसे कि ये जो बीच की लाइन है उसे हम ग्रीनविच लाइन कहेंगे या फिर प्राइम मेरिडियन लाइन कहेंगे। ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो जो ईस्ट में स्थित है वो उसका समय आगे होगा, और जो वेस्ट में स्थित है उसका समय पीछे होगा। मतलब जो पूर्व में स्थित है ग्रीनविच के, उसका समय आगे होगा, और जो कि ग्रीनविच से पश्चिम में स्थित है उसका समय पीछे होगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे हो गया। इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा तो नहीं आते लेकिन मे भी एक आ सकते हैं। ये जो अब हम देखते हैं कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय के बारे में एक पॉइंट तो बहुत अच्छा, ये मतलब इससे क्वेश्चन तो फ्रेम होते ही हैं कि जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है। एक पॉइंट तो ये हो गया। और उसके बाद ये कितने राज्यों से होकर जा रही है, तो आप देख सकते हैं ये 5 राज्यों से होकर जा रही है। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, यहाँ पे ये लाइन जो जा रही है वो वही लाइन है, डेट लाइन ही है, भारतीय मानक समय वाली लाइन ही है। और ये उत्तर प्रदेश से होकर जा रही है, मध्य प्रदेश से, और उसके बाद आंध्र प्रदेश से होकर जा रही है, फिर छत्तीसगढ़ से यहाँ पे हम देख सकते हैं, और उड़ीसा से होकर जा रही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद भारत ग्रीनविच के पूर्व के 82.5 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, और यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो भारत का समय है वो ग्रीनविच के समय से कितने घंटा आगे है, तो ग्रीनविच का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है, क्यों आगे है, क्योंकि जो भारत है वो ईस्ट में स्थित है, और ईस्ट में जो समय होता है वो ग्रीनविच से आगे ही होता है। तो भारत का जो समय कितना आगे है ग्रीनविच से, तो 5.5 घंटा आगे है, मतलब 5 घंटा 30 मिनट है, 5.5 घंटा आगे है। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि देशांतर की लाइन जो होती है वो ऐसे आती है। तो जो ये जैसे कि ये मान लेते हैं इक्वेटर लाइन है और देशांतर की लाइन ऐसे आ रही है, तो इक्वेटर पे तो यहाँ पे देशांतर विस्तार अधिक होगा इसके कंपैरिजन में। तो यही कह रहा है ये पॉइंट कि कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। जैसे कि रूस में, उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है, और उसके अलावा पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये एक याद रखने वाला पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस बने हैं कि पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें ऐसे नहीं पूछेंगे कि इसमें स्टेटमेंट फ्रेम कर देंगे कि ये पृथ्वी के बारे में इसमें स्टेटमेंट सही है, ये सही है, वो सही है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। 1-2 सही है, 1-2 3 सही है, कोई भी सही नहीं है, चारों सही है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। तो काफ़ी फंसाया जाता है। हमारे पास फैक्ट तो उतने ही रहते हैं, बस क्वेश्चन बनाने का तरीका बदला जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरे इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।